लास्ट लेक्चर में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है उसकी दो चीज़ों पे, एक मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे। और इसके साथ साथ हमने मोमेंटम और न्यूटन का सेकंड लॉ भी देखा कि F इज़ इक्वल्स टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। आप देखें कि ये जो हमारे पास फार्मूला है मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ का, ये फार्मूला हमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताता है और वो है फोर्स का और टाइम का आपस में रिलेशनशिप। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? पहला तो हमें ये पता चल रहा है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। दूसरा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसका और अप्लाइड फोर्स का टाइम का इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो जितने टाइम के लिए वो फोर्स अप्लाई होती है वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल अल्फाज में कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर कम टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितना टाइम कम होगा उतनी ही उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, और अगर टाइम ज़्यादा होगा तो उतनी ही फोर्स कम लगेगी। इसकी एग्जांपल जो है वो हम बड़ी आसानी से ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ब्रिक है, यानी कि एक ईंट है, और दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो एक फुटबॉल है। अगर आप इसको दोनों को जो है वो किक करते हैं तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दोनों सूरतों में आपको जो है वो पेन किसके नतीजे में ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि अगर पाँव के साथ आप ब्रिक को जो है वो किक करते हैं और आप फुटबॉल को किक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्रिक के अंदर जो है वो पेन ज़्यादा होती है और फुटबॉल के अंदर पेन जो है वो कम होती है। तो इसकी क्या रीज़न है? अगर हम इन दोनों का फार्मूला लिखें तो हमारे पास फार्मूला आया था F इज़ इक्वल्स टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t, और इसके लिए भी फार्मूला होगा F इज़ इक्वल्स टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t। अब दोनों के अंदर नोट करने वाली चीज़ क्या है? जब आप ब्रिक को किक करते हैं तो उसको किक करने का टाइम है 1/100 सेकेंड, लेकिन जब आप फुटबॉल को करते हैं तो उसको किक करने का टाइम है 1/10 सेकेंड। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो 1/100 सेकेंड जो है ये कम टाइम है और 1/10 सेकेंड जो है ये ज़्यादा टाइम है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप किसी भी फुटबॉल को ब्रिक को जो है वो किक करते हैं तो किक करने का टाइम जो है वो कम होगा, लेकिन उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा। इसीलिए आपको जो है वो इसकी सूरत में ज़्यादा पेन जो है वो फील होगी, यानी कि फोर्स जो है वो आपके पाँव के ऊपर ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आप ब्रिक के मुकाबले में फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल को किक करने के नतीजे में आपका किक करने का टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो आपका किक करने का टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा। आपका पाँव जो है वो ज़्यादा फुटबॉल की तरफ जो है उसके अंदर जो है वो मूव करेगा। तो जब टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये था इस एग्जांपल का कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपको इम्पैक्ट फोर्स और इम्पैक्ट टाइम, इन दोनों का आपस के बारे में बताता है कि जब दो चीज़ों का आपस में टकराव होता है तो टकराव के दौरान जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट टाइम। तो जितना इम्पैक्ट टाइम ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही फोर्स कम होती जाएगी, और जितना इम्पैक्ट टाइम कम होता जाएगा उतनी ही फोर्स क्या होती जाएगी? ज़्यादा। इसके लिए जो है वो हम एक और सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं और उस एग्जांपल से आपको जो है ये अगेन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो गाड़ियाँ हैं, दो कार्स हैं। एक कार जो है वो ऐसी है जो कि आगे से काफ़ी उसका लॉन्ग जो है वो बोनट है, और एक गाड़ी जो है वो ऐसी है जिसका आगे से बोनट जो है वो ना होने के बराबर है, यानी कि वो बिल्कुल फ्लैट है। अगर दोनों जो हैं वो जाके किसी भी दीवार से टकराती हैं और सेम फोर्स के साथ जाके टकराती हैं तो देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क होगा। इसके लिए फार्मूला है F इज़ इक्वल्स टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T, और इसके लिए भी फार्मूला है F इज़ इक्वल्स टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T। अब आप देख सकते हैं कि जो कार बिल्कुल फ्लैट है
ये जब जाके दीवार से टकराएगी तो दीवार की फौरी तौर पे फोर्स जो है वो यहाँ पे बैठे हुए ड्राइवर के ऊपर लगेगी, जिसकी वजह से टाइम जो है वो कम होगा और फोर्स क्या लगेगी ज़्यादा, क्योंकि इस दीवार से इस ड्राइवर तक फोर्स पहुँचने में टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर ये लॉन्ग बोनेट वाली कार जाके दीवार से टकराएगी तो दीवार से फोर्स को ड्राइवर तक पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जाहिर सी बात है कि टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, तो इसकी फोर्स क्या हो जाएगी, कम। तो ये भी एग्जांपल जो है वो आपको यही बताने के लिए थी कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स का टाइम बढ़ जाता है तो उसकी जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपके पास जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ और मोमेंटम का इफेक्ट था। यहाँ से हमारे पास जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। तो अब हम ये देखते हैं कि इम्पल्स जो है ये क्या चीज़ है और इम्पल्स जो है ये किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। हमने अभी फार्मूला देखा F इज इक्वल्स टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे फोर्स जो लगती है वो लार्ज फोर्स होती है, लेकिन उसके लगने का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। अब जब बहुत ही शॉर्ट टाइम होगा और बहुत ही लार्ज फोर्स होगी तो आप क्या करते हैं कि आप इस टाइम को भी जाके ऊपर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट बन जाता है। इस फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम असल में क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे बाकी क्या रह गया, mvf माइनस mvi। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत ही लार्ज फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करे तो जो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। और इम्पल्स की डेफिनेशन जो है वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसको हम कैसे करेंगे कि व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन a body for short interval of time, then the product of force and time is called impulse। तो ये हमारे पास इम्पल्स की जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। और ये हमें क्या बता रही है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स, बहुत ही लार्ज फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, कितनी देर के लिए, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो उस टाइम के अंदर जो आपके पास फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, यानी कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं इम्पल्स। और इसको हम शो करते हैं आई के निशान के साथ। और इम्पल्स जो है वो किसके बराबर होगा, mvf माइनस mvi, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हम यहाँ पे जो है वो इम्पल्स का फार्मूला लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज एक्चुअली इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या फिर इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। तो ये हमारे पास जो है वो इम्पल्स की डेफिनेशन और साथ इम्पल्स का फार्मूला आ गया कि जब बहुत ही लार्ज फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करे तो उस चीज़ को हम कहते हैं इम्पल्स। अब इसी इम्पल्स से ही हमारे पास एक एग्जांपल है नेक्स्ट, वो भी हम सॉल्व करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। और ये है एग्जांपल 3.2। इसका डाटा जो है वो सबसे पहले हम ले लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि जी अब 1500 किलोग्राम कार का मैस जो है वो हमें दिया हुआ है 1500 किलोग्राम, हैज़ इट्स वेलोसिटी रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 15 मीटर, यानी कि वेलोसिटी में कमी आई। और कितने टाइम के अंदर कमी आई, इन 3 सेकेंड्स। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स
आपने इसकी फोर्स को कैलकुलेट करना है कि वो कितनी होगी। अब इसमें देखें कि सिंपली हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी हमने देखा, F इज इक्वल्स टू MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाई T, और यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए M को कॉमन ले लेते हैं, बाकी आ जाएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। मैस की हमारे पास वैल्यू है 1500, फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी है 20 और टाइम है 3 सेकेंड्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोर्स जो है ये निकल आएगी -2500 न्यूटन। तो ये है जी आपके पास एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। और देखें उसने कहा था रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग मीन्स के रोकने वाली फोर्स, और ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे ये असल में रिटार्डेशन को शो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को। किस वजह से? क्योंकि पहले बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा थी और बाद में वेलोसिटी के अंदर क्या आया, डिक्रीज आया, और इस डिक्रीज की वजह से उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव का साइन जो है वो आपको शो कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फोर्स पाई जाएगी। तो ये आपके पास एग्जांपल है। इसमें बच्चों ने अक्सर गलती क्या करनी होती है कि उन्होंने 20 - 15 करके इसका आंसर जो है वो प्लस में आता है। याद रखें आप कभी भी फार्मूला जो है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। फार्मूला में पहले फाइनल वेलोसिटी है और उसमें से माइनस किया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी को, तो आप हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को ही माइनस करेंगे, चाहे उसकी जो भी वैल्यूज जो है वो आपको दी हुई हो। अगर फाइनल वेलोसिटी कम होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। तो आप कभी भी फार्मूला के अगेंस्ट जो है वो नहीं जा सकते। जिस तरीके से आपको फार्मूला और डाटा गिवन है आप उसी तरीके से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं।